नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो एक ही समय में जनता का नेता भी था और जुर्म की दुनिया का डॉन भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की। और उसकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे भारत की राजनीति में सत्ता और अपराध कई बार एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि देखिए, अतीक की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। असल में ये कहानी है उस पूरे सिस्टम की, उस तंत्र की जहां वोटों के लिए बाहुबल का इस्तेमाल होता है और जहां कानून की पकड़ अक्सर सत्ता के सामने कह सकते हैं थोड़ी ढीली पड़ जाती है। इस तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। तो अतीक की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी इस दोहरी पहचान को समझना होगा। सोचिए, एक तरफ तो वो एक चुना हुआ नेता था जिसे लोग वोट देकर जिताते थे, और वहीं दूसरी तरफ वो अपराध की दुनिया का एक ऐसा खौफनाक नाम था जिससे लोग डरते थे। प्रयागराज के एक बिल्कुल आम से परिवार में उसका जन्म हुआ था। शायद उसका बचपन भी किसी आम लड़के जैसा ही होता, लेकिन टीनेज में ही उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुन लिया। कानून से उसका पहला सामना बहुत ही कम उम्र में हो गया, और बस यहीं से उस सफर की नींव पड़ गई जिसने उसे सियासत और जुर्म दोनों का ही बेताज बादशाह बना दिया। अब आते हैं उसके सफर के दूसरे और शायद सबसे अहम पड़ाव पर। ये वो दौर था जब उसने क्राइम की दुनिया से मिली ताकत को सीधे पॉलिटिकल पावर में बदल दिया। और ये कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। 70 और 80 के दशक में प्रयागराज की गलियों में अतीक का नाम एक डर की तरह गूंजता था। रंगदारी, किडनैपिंग, जमीनों पर अवैध कब्जे, इन सब अपराधों के दम पर उसने अपना एक छत्र राज कायम कर लिया था। हालत ये हो गई थी कि लोग पुलिस से पहले उसके पास जाते थे, कुछ मदद के लिए तो कुछ डर के मारे। और इसी दबदबे ने उसे एक नया टाइटल दिया, बाहुबली नेता। ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। बाहुबली का मतलब था कि जनता का एक हिस्सा उसे अपना मसीहा मानता था, अपना बचाने वाला, और वहीं दूसरे हिस्से के लिए वो सिर्फ और सिर्फ खौफ का दूसरा नाम था। और यही कन्फ्यूजन, यही विरोधाभास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। और इसी मिलीजुली इमेज को उसने अपनी पॉलिटिक्स की सीढ़ी बना लिया। ये सफर 1989 में शुरू हुआ, जब वो पहली बार विधायक बना। इसके बाद तो वो रुका ही नहीं, एक के बाद एक चुनाव जीतता गया, कई बार विधायक बना और फिर देश की संसद तक पहुंच गया। उसने ये साबित कर दिया कि वो अपने क्रिमिनल दबदबे को पॉलिटिकल पावर में बदलने की कला में माहिर था। यहाँ पे कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ थी उसके पास राजनीतिक सत्ता की ताकत, और दूसरी तरफ उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की एक बहुत लंबी लिस्ट, 100 से भी ज्यादा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 100+। ये कोई मामूली आंकड़ा तो है नहीं। मतलब एक तरफ एक व्यक्ति जनता की सेवा करने की शपथ ले रहा है, और दूसरी तरफ उसी के नाम पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? और ये कोई छोटे मोटे आरोप भी नहीं थे। मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, जमीन पर कब्जा, ये वो संगीन जुर्म थे जो उसकी फाइल में दर्ज थे। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठकर भी अपराध का उसका जो साम्राज्य था वो लगातार फलता फूलता रहा। और जानते हैं, ये नेटवर्क सिर्फ अतीक तक ही नहीं रुका। उसका भाई, उसके बेटे, पूरा का पूरा परिवार इस क्रिमिनल मशीनरी का हिस्सा था। ये एक तरह से फैमिली बिजनेस बन चुका था जिसका जाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। तो धीरे धीरे कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ और अतीक का किला ढहने लगा। अपने रसूख और अपनी पहुंच के बावजूद कानून के साथ उसका टकराव अब बढ़ता ही जा रहा था। राजनीतिक हवा बदल रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन सख्त हो रहा था, उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा, और हर बार जेल जाने से उसकी पॉलिटिकल और सोशल पकड़ थोड़ी और कमजोर होती चली गई। और फिर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, उमेश पाल हत्याकांड। ये वो केस था जिसने अतीक अहमद के नाम को फिर से नेशनल हेडलाइंस में ला दिया, और शायद यही उसके साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक चैप्टर पर। सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक युग का अंत था? तारीख थी 15 अप्रैल 2023। जगह थी प्रयागराज। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जा रही थी।
मीडिया के कैमरे ऑन थे, सब कुछ लाइव चल रहा था, और तभी सबके सामने 3 हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी। लाइव टीवी पर पूरे देश ने ये मंजर देखा। इस घटना ने पूरे देश में जैसे एक भूचाल ला दिया। पुलिस कस्टडी में, लाइव कैमरों के सामने इस तरह की हत्या। लॉ एंड ऑर्डर पर, पुलिस के रोल पर और हमारे जस्टिस सिस्टम पर बहुत तीखे सवाल उठने लगे कि क्या अब न्याय सड़कों पर होगा? क्या यही कानून का राज है? अतीक अहमद की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक बहुत असहज सवाल छोड़ गई है। क्या हमारे सिस्टम में सत्ता और अपराध का ये जो गहरा गठजोड़ बन चुका है, वो कभी पूरी तरह से खत्म हो पाएगा? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है।